नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। पिछले 24 घंटे की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो खबर ये है कि सीआईए यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ गए हुए थे रशिया, रूस गए हुए थे। कुछ घंटों की ये यात्रा थी, बहुत लंबी यात्रा नहीं थी। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि पहले से इस यात्रा के बारे में, उनके रशिया जाने के बारे में कहीं कोई खबर नहीं थी। लाटविया के रीगा से उन्होंने उड़ान भरी, कुछ घंटों के लिए रशिया में रुके और वापस लौट आए। और दूसरी बात यह कि कहा यह जा रहा है कि रशियन खुफिया एजेंसी के चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है और साथ में व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई है। थोड़ी थोड़ी देर की यह मुलाकात हुई है तो जाहिर है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों की इस तरह की अगर मुलाकात हुई है तो इसके कई सारे मानी निकल रहे हैं। इसके पीछे कई सारी वजहें तलाशी जा रही हैं। ना तो रशिया ने कोई बयान दिया है और ना ही अमेरिका ने अभी तक बयान दिया है। क्या वजहें हो सकती हैं, इन पर मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ा इसके बैकग्राउंड में देख लीजिए कि और क्या क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह चल रही है कि अराक्ची की मुलाकात, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके मुलाकात ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अल बुसैदी से हुई और उसके बाद बुसैदी साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कंट्रोल को लेकर ईरान और ओमान के बीच में बहुत अच्छी बातचीत हुई है और इसके नतीजे जल्द आएंगे। क्या बात हुई है, किस थीम पर बात हो रही है, अभी वहां बहुत क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि बातचीत पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। नंबर एक। नंबर दो, आसिम मुनीर और पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो दोनों लोग पाकिस्तान लौट आए हैं। उनकी ईरान में जो बातचीत हुई है उसको लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ा कयास यह है कि शायद मुनीर के थ्रू, आसिम मुनीर के थ्रू अमेरिका ने ईरान को कुछ मैसेज भिजवाया था। एक मैसेज यह बताया जा रहा है इसमें कि अमेरिका ने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाती है तो अमेरिका न केवल अपना ब्लॉकेड हटा लेगा बल्कि साथ में जो सैंक्शन है ईरान के ऊपर वो भी हटा लेगा। अभी तो नए सैंक्शन लगाए गए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह प्रपोजल आसिम मुनीर के थ्रू भेजा गया था। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान बजिद है इस बात पर कि जब तक अमेरिका बातचीत के टेबल पर जो कुछ पहले तय हो गया था, खास तौर पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो कुछ तय हो गया था, उस पर लौटेगा नहीं, तब तक कोई और बात नहीं हो सकती है। पहले वो उन शर्तों को माने, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी खुलेगा और आगे बातचीत भी होगी। अब आसिम मुनीर की एग्जैक्टली क्या बात हुई है, मक्का पैक्ट को लेकर क्या बात हुई है, अमेरिका का कौन सा मैसेज लेकर गए हैं, ये हम नहीं जानते, लेकिन कई इंपॉर्टेंट बयान आए हैं। जैसे कतर का बयान आया है। कतर का बहुत साफ ये कहना है कि अमेरिका ने जो सैंक्शन ईरान के ऊपर लगाए हैं वो यूनिलैटरल सैंक्शन है, अकेले अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस हैं, उनको मानना सबके लिए जरूरी नहीं है। ये भी नोट रखिएगा, इस पर भी बात करूंगा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। लेकिन लौटते हैं सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ पे। मैंने आपको बताया कि आज तारीख है 26 अगस्त, 25 तारीख को वो रशिया पहुंचते हैं। मैंने आपको बताया कि रीगा से, लाटविया की राजधानी रीगा से वो जहाज लेते हैं, वहां जाते हैं और वहां रूस की खुफिया एजेंसी के हेड से उनकी मुलाकात होती है और पुतिन से उनकी मुलाकात होती है। अब क्या हो सकता है? जो कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं उनमें पहला तो यह है कि यूक्रेन और रशिया का वार रुकवाने के लिए वो गए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां तक रैटक्लिफ का सवाल है, रैटक्लिफ के बारे में माना जाता है कि यूक्रेन के वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं। यूक्रेन को लगातार अमेरिकी मदद मिलती रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है। जहां तक रशिया यूक्रेन वार का मामला है, रशिया के ऊपर यूक्रेन ने कुछ बड़े हमले किए हैं जो अमेरिका और यूरोप के मदद के बिना पॉसिबल नहीं हो सकते। और रशिया लगातार इस बात को कह रहा है कि अगर ऐसे ही हमले चलते रहे तो वो यूरोप के कुछ मुल्कों पर हमला कर सकता है जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। तो जाहिर है कि रशिया यूक्रेन वार के और भड़कने के चांस हैं अगर चीजें ऐसी ही चलती रही। आप जरा कल्पना करके देख लीजिए कि अगर रशिया यूरोप के कुछ मुल्कों पर, खास तौर पर नाटो मेंबर्स पे हमला कर देता है तो अमेरिका के सामने एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि नाटो की जो शर्तें हैं, नाटो में जो समझौता है, उसको निभाते हुए वो सीधे जंग में शामिल हो जाए। और इसका सीधा मानी होगा कि
एक और वर्ल्ड वार हमें दिखाई देगा या एक और इलाकाई वार हमें दिखाई देगा, जिसके अंदर पूरा यह खदशा है कि वो वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकता है। पहले और दूसरे वर्ल्ड वार भी शुरू तो यूरोप में ही हुए थे, बाद में दूसरी जगहों पर फैले। आगे बढ़ने से पहले दो छोटी छोटी बातें। पहली बात तो यह कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक पैसा उसमें लगता नहीं है, एक बटन दबानी है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे वीडियोस आपके पास लगातार आते रहेंगे। और दूसरी बात यह कि हमारी ताकत अगर बनना चाहते हैं, और जरूरी है कि आप हमारी ताकत बनिए, आप अगर हमारी ताकत नहीं बनेंगे तो हमें कहां से ताकत मिलेगी। तो अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो बेहद आसान काम है, हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, उससे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके या ज्वाइन का बटन दबाकर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। यकीन जानिए, हमारी फैमिली में एक मेंबर बढ़ता है तो हमारी ताकत 100 गुनी बढ़ जाती है। तो एक तो यह हो सकता है कि ये गए हो रैटक्लिफ कुछ प्रपोजल लेकर कि रशिया यूक्रेन वार को खत्म किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये हो सकता है कि ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के मकसद से गए हों। आप जानते हैं ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाए गए हैं, रशिया और चाइना उनको नहीं मानते। चाइना का सीधा बयान आ गया था कि इस तरह के किसी भी सैंक्शन को हम नहीं मानेंगे, इसको हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। और आप देखते हैं कि फाइनेंशियल टाइम ये सैंक्शन लगने के बाद जिन एंटाइटीज और कंट्रीज का नाम लेता है, उनमें चाइना नहीं है। इंडिया की 2 एंटाइटीज जरूर है, लेकिन चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना के ऊपर सैंक्शन लागू करने का मतलब है कि चाइना अमेरिका की सप्लाईज को चोक कर सकता है और अमेरिकन इकोनॉमी के लिए ज्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है। ऐसे ही रशिया के साथ ईरान का जो पूरा ट्रेड होता है वो कैस्पियन सागर के थ्रू होता है, और साथ में रेल रूट्स है। आज द क्रेडिल ने एक रिपोर्ट छापी है कि जैसे जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है अमेरिका, लगातार उस पर ब्लॉकेड अपना बढ़ा रहा है, वैसे वैसे ईरान ने ट्रेडिशनल रास्ते खोले हैं। सड़क के रास्ते सप्लाई, ट्रेन के रास्ते सप्लाई, और ये सप्लाई रशिया और दूसरी जगहों पर हो रही है। तो रशिया के साथ ईरान का ट्रेड या तो कैस्पियन सी से होता है, जिस पर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर सड़क के रास्ते, रेल के रास्ते, जमीन के रास्ते होता है, जिस पर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये पॉसिबल है कि रैटक्लिफ ये प्रपोजल लेके गया हो कि यूक्रेन वाले मसले पर हम आपको छूट देने को तैयार हैं, लेकिन ईरान पर हमारी मदद कीजिए और ये ब्लॉकेज लगाने में हमारी और मदद कीजिए। ईरान के साथ तिजारत आप कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, हमारा सैंक्शन आप मानिए। एक ये प्रपोजल हो सकता है। तीसरी चीज जिसकी संभावना नहीं है, ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हो सकती है, वो ये कि अमेरिका लिमिटेड एटॉमिक अटैक की बात सोच रहा हो ईरान के ऊपर, न्यूक्लियर बम लिमिटेड तरीके से गिराने की सोच रहा हो ईरान के ऊपर, क्योंकि और किसी तरीके से उसके समझ में आ रहा है कि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इसकी संभावना नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हारिज में जो इजराइल का अखबार है और कुछ और जगहों पर यह खबर आई है कि मार्को रूबियो ने एक मीटिंग में कुछ लोगों से यह बात कही है कि कम से कम मिड टर्म इलेक्शन तक अमेरिका ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। मिड टर्म इलेक्शन आप जानते हैं ट्रंप के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और ये होने वाले हैं नवंबर में। उसके पहले अगर वो अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है, लड़ाई अगर तेज होती है, तो मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप का और ज्यादा नुकसान हो सकता है। पहले ही लोग ट्रंप से बेहद बेहद नाराज हैं। इसीलिए एटॉमिक अटैक या ईरान के ऊपर किसी बड़े अटैक की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखती। अमेरिका नवंबर तक वेट करना चाहेगा, बशर्ते ओमान और जो ईरान के बीच में बातचीत चल रही है उसको डिस्टर्ब करने के लिए इजराइल कोई अटैक ना कर दे। बाबूदी साहब हैं, वहां के विद्वान आदमी हैं ओमान के, मेरी बात उनसे होती रहती है। उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली बार जब हमारी बातचीत हो रही थी तब हमें डिस्टर्ब किया था इजराइल ने, अब एक बार फिर हम समझौते के करीब पहुंच रहे हैं और ऐसा ना हो कि इजराइल फिर से डिस्टर्ब कर दे। तो अगर इजराइल डिस्टर्ब नहीं करता है तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि नवंबर तक कोई बड़ी लड़ाई हमें देखने को नहीं मिलेगी, जब तक मिड टर्म इलेक्शन हो नहीं जाता है। अब अगर मिड टर्म इलेक्शन ट्रंप हारता है तो भी समझ लीजिए कि लड़ाई बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप जीतता है तो वो लड़ाई कर सकता है। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है। इसलिए जॉन
रैटक्लिफ जो गए हैं वो ये कहने तो नहीं ही गए होंगे कि हम ईरान के ऊपर कोई बड़ा अटैक करने वाले हैं, इसलिए भी नहीं कहेंगे कि वहां से खबर आराम से ईरान में पहुंच जाएगी। तो ज्यादा उम्मीद इसी बात की हो सकती है कि रैटक्लिफ साहब ने यूक्रेन पर कोई प्रपोजल दिया हो और पुतिन से कहा हो कि ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ाइए। अब सोशल मीडिया पे बहुत तरह की खबरें हैं, कंफर्म कोई नहीं कर सकता, लेकिन इन खबरों के मुताबिक सामने ये आया है कि पुतिन ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया है, ईरान के ऊपर कोई भी प्रेशर बनाने से मना कर दिया है। पुतिन जानते हैं कि अमेरिका उनका कभी बहुत दोस्त नहीं होने वाला है। हालांकि ट्रंप से उनके रिश्ते बहुत अच्छे बताए जाते हैं, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लोग जो है वो ज्यादातर यूक्रेन के सपोर्टर हैं, इसलिए अमेरिका रशिया को कोई सीधा सपोर्ट करेगा इसकी तो कोई उम्मीद है नहीं। और ईरान पर प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में चाइना और ईरान से अपने रिश्ते रशिया खराब नहीं करना चाहेगा, इसलिए कहा यह जा रहा है कि पुतिन ने सीधे सीधे कह दिया है कि हम ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि ये तो वो बातें हैं जो सोशल मीडिया पर और जो स्पेशलिस्ट हैं वो कह रहे हैं। असल में क्या हुआ है ये किसी को नहीं पता। ये शायद अगले हफ्ते, महीने या सालों बाद खुले कि आखिर में इस गुप्त मीटिंग में, ये जो बिल्कुल अकेले में मीटिंग हुई है जिसके बारे में कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई है, इसमें क्या हुआ था। तो मामला धीरे धीरे उस तरफ ही बढ़ रहा है जिसमें यह लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर के सहारे ईरान को झुकाना चाहता है, और ईरान अमेरिकी प्रेशर से झुकेगा नहीं। उसकी एक और वजह है, ईरान को यह पता है कि अमेरिका का भी उतना ही नुकसान हुआ है और आगे भी होगा। जैसे एनबीसी न्यूज, जो अमेरिका का ही एक न्यूज आउटलेट है, उसने एक रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट को अल मायदीन ने भी रिप्रोड्यूस किया है। उस रिपोर्ट में उसका कहना है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन जो अटैक हुए हैं उससे वेस्ट एशिया में, यानी कि खाड़ी के अंदर अमेरिका के जो खुफिया ठिकाने हैं और जो उसका सर्विलांस सिस्टम है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एनबीसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह नुकसान अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को आज तक हुए सबसे बड़े नुकसानों में से एक है, जिसकी मरम्मत में अरबों डॉलर खर्च हो जाएंगे और कई कई साल लग जाएंगे। एनबीसी न्यूज ने अप्रैल में एक और रिपोर्ट की थी जिसमें उसने बताया था कि ईरान ने 7 देशों में मौजूद कम से कम 11 अमरीकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा जगहों को निशाना बनाया था। इसमें कतर, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, इराक और सऊदी अरबिया शामिल है। जो अमेरिका एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट है उसका मानना है कि केवल इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत में ही 5 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हो सकता है। ये तो वो नुकसान है जो उन इलाकों और उन ठिकानों के नुकसान से हुआ जो अमेरिकी बेसिस अलग अलग मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में थे। इसके अलावा हथियारों का नुकसान, जान का नुकसान, माल का नुकसान, और सबसे ज्यादा जो उनके पास मिसाइलें थी, एयर डिफेंस मिसाइलें थी, उनका नुकसान हुआ है, जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं। तो जाहिर सी बात है कि ईरान जानता है कि अगर जंग दोबारा शुरू होगी तो अमेरिका का भी उतना ही जबरदस्त नुकसान होगा। इसके अलावा ऑयल मार्केट को उसने चोक किया हुआ है, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज का भी लगातार नुकसान हो रहा है। पहले भी खबर आई थी कि मिडिल ईस्ट कंट्री जिस बात से नाराज हैं कि अमेरिका ने उनका सारा बिजनेस नष्ट कर दिया। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि सबका नुकसान हो रहा है, ट्रंप का नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिका की जो ऑयल कंपनियां हैं उनके पास अब तक का सबसे ज्यादा तेल इकट्ठा हो गया है क्योंकि वेनेजुएला को लूट लिया गया है। रशिया से तेल वर्ल्ड में जा नहीं पा रहा, मिडिल ईस्ट से तेल जा नहीं पा रहा, तो अमेरिका तेल बेच रहा है। शेयर मार्केट में जो अमेरिकन ऑयल कंपनियां हैं वो लगातार प्रॉफिट कमा रही हैं और इन अमेरिकी ऑयल कंपनियों में ट्रंप की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। लेकिन अब इस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एक सेनेटर हैं अमेरिका के वान हालन का बयान आया है कि ईरानी जंग के बहाने ट्रंप पैसे बना रहा है। अब देखिए, ट्रंप है बिजनेसमैन और जिनके लहू में तिजारत होती है, जिनके खून में व्यापार होता है, वो हर मामले में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो अमेरिका के एक बड़े हिस्से का मानना है कि शेयर मार्केट को ऊपर नीचे करके, ऑयल मार्केट को कंट्रोल करके दरअसल ट्रंप पैसे कमा रहा है, इसीलिए ईरान का वार खत्म नहीं कर रहा है। और यह बहस भी सामने आई है। अगर यह बहस आगे बढ़ती है और ज्यादा बड़ी होती है तो मिड टर्म इलेक्शन में एक मुद्दा बन सकती है और ट्रंप को बड़ा नुकसान हो सकता है।
ट्रंप का बयान आया कि ईरान की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो अपनी आर्मी को पेमेंट नहीं कर पा रहा है। एक और बयान आया जिसमें उसने कहा कि ईरान में बहुत सारे लोगों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि ईरान का कोई सैनिक उनके पास शिकायत करने नहीं गया कि आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, ईरान की इकोनॉमी बुरी कंडीशन में है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन वो बुरी कंडीशन सिर्फ इसलिए है कि पिछले 47 ईयर्स से आपने उसके ऊपर लगातार सैंक्शन लगाए हैं, उसको अपना बिजनेस नहीं करने दिया है, उसको सामान खरीदने नहीं दिया है, उसको सामान अपना बेचने नहीं दिया है। लेकिन इन 47 सालों में सारे सैंक्शन के बावजूद जो आयतुल्लाह रजीम है, क्या वो कमजोर हुई है? नहीं हुई है। तो अभी भी अगर और इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगे हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, तो इससे आयतुल्लाह रजीम कमजोर हो जाएगी, ऐसा मानना बेवकूफी होगी। ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह की रिपोर्टें अमेरिकन अखबारों में आ रही हैं, उससे ट्रंप का बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर आई है कि ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने अपने खुफिया ऑफिसर्स को बुलाया था और साथ में कुछ और लोगों को बुलाया था और उस समय यह पूछा था कि यह हमला करना सही होगा कि नहीं होगा। ट्रंप ने यह कहा था कि नेतन्याहू हमसे कह रहा है कि ईरान इस समय बेहद कमजोर हालात में है और अगर ट्रंप उस पर हमला करके उसका एटॉमिक सब कुछ खत्म कर देता है तो ट्रंप की इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी अमेरिकन के बीच में, जिनके बीच में वो ये दावा कर पाएगा कि मैंने ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया। उस समय जो उनके खुफिया टीम की डायरेक्टर थी तुलसी गबार्ड, उन्होंने कहा था कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मार दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी, तो बहुत मुमकिन है कि ऐसे लोग पावर में आ जाएंगे जो एटॉमिक बम बना ही डालेंगे, रोकेंगे नहीं। यह भी कहा था कि ईरान होर्मुज को रोक सकता है, जिससे 20% दुनिया का ट्रेड होता है। तो तुलसी गबार्ड ने सीधे सीधे ईरान पर हमला करने से मना किया था और आप देखते हैं बाद में तुलसी गबार्ड ने इस्तीफा भी दे दिया, जो ट्रंप की बेहद करीबी थी। अब वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर है। इसका मानी क्या हुआ? इसका मानी बहुत साफ साफ ये हुआ कि अमेरिका के अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल और बाकी अखबार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आदमी की वजह से सब गड़बड़ी हुई है। लोगों ने इसको सलाह दी थी कि ईरान के ऊपर अटैक ना करो, फिर भी इसने नेतन्याहू की बातों में आकर ईरान पर अटैक किया, जिसका खामियाजा पूरा अरब वर्ल्ड भुगत रहा है, अमेरिका भुगत रहा है और सारी दुनिया भुगत रही है। ये सारी चीजें मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप के लिए बहुत भारी पड़ सकती हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जैसा कि रूबियो ने बताया कुछ लोगों के बीच में बैठ के कि मिड टर्म से पहले ट्रंप किसी तरह का हमला करने वाला नहीं है। तो नवंबर तक आप ये मान सकते हैं कोई बड़ी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन देखिए, जहां नेतन्याहू इन्वॉल्व है वहां लड़ाई हो सकती है। लड़ाई अगर होती है तो ये ट्रंप के लिए नुकसानदायक होगी, लेकिन नेतन्याहू के लिए फायदेमंद होगी। तो नेतन्याहू के प्रेशर में आकर ट्रंप फिर से कोई भी बेवकूफी कर सकता है। इसके अलावा यह भी मुमकिन है कि आसिम मुनीर जो मैसेज लेके गए हो, बात कुछ आगे बढ़ी हो, ईरान ने कुछ मैसेज आसिम मुनीर को दिया हो और पर्दे के पीछे समझौते की बात हो। एक बार ओमान और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर समझौता हो जाए तो बहुत मुमकिन है कि अमेरिका से भी समझौते के रास्ते पर ईरान आगे बढ़े। लेकिन ये हो तो वो हो, वो हो तो ये हो, इसमें ही सारी चीजें उलझी हुई हैं और असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो हमको, आपको, किसी को नहीं पता। हम सब सिर्फ यहां बैठकर या अखबार पढ़कर या रिपोर्ट्स देखकर या बयान सुनकर कयास लगा सकते हैं। हां, जितना कुछ ईरान के बारे में लगातार कवर किया है, देखा है मैंने और आपने भी देखा है कि कयास अक्सर सही साबित हुए हैं। हम तो चाहेंगे कि इस बार भी कयास सही साबित हो, जंग रुके, लेकिन हालात फिलहाल काफी खतरनाक लग रहे हैं। आगे भी जैसे जैसे जो कुछ होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।